सो स्टूडेंट, ब्लड बैंकिंग की क्लासेस आज से स्टार्ट होंगी, जो कि ऋतिक सर स्टार्ट करेंगे। बिकॉज सारे स्पेशलाइजेशन एक पर्सन नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने ऋतिक सर को इनवाइट किया है, जो कि ब्लड बैंकिंग की क्लासेस आपकी लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। लेक्चर में आगे देखते हैं। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड बैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में। ब्लड बैंक में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि ब्लड बैंक बहुत कम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसीजर होता है। ये एक पूरा सब्जेक्ट है आपका, जिसमें ब्लड बैंक के पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें इंडेक्स में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड बैंक के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद से ये सारे आपको डिपार्टमेंट्स दिख जाएंगे ब्लड बैंक के, जो कि ब्लड बैंक में काम करते हैं। सबसे पहले आप रिसेप्शन काउंटर पे जाते हैं। रिसेप्शन काउंटर वो होता है जहां आपकी क्यूरीज रिजॉल्व की जाती हैं। उसके बाद से आता है स्क्रीनिंग प्रोसेस, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन रूम भी होता है। यहाँ पे डोनर का स्क्रीनिंग होता है कि डोनर डोनेट करने के लिए फिट है या नहीं। उसके बाद से आता है डोनर काउंसलिंग रूम। डोनर काउंसलिंग रूम में डोनर को काउंसल किया जाता है। अगर डोनर को कोई हेजिटेशन है या डोनर हेजिटेट कर रहा है ब्लड डोनेशन से, या कोई उसके मन में मिथ है ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, वो वहाँ पे काउंसलर होता है, वो रिजॉल्व करता है। इसके बाद आता है सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रूम। सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रूम में हम डोनर की ब्लड से सीरम या प्लाज्मा सेपरेट करते हैं और उससे टेस्टिंग करते हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं ब्लड जो रेसिपिएंट को हम इशू कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग करना, डोनर का पेशेंट का ब्लड ग्रुपिंग करना, क्रॉस मैच करना, ईटीसी काम्स होते हैं इसमें। इसके बाद से बात करते हैं डोनेशन रूम की। ये अगला डिपार्टमेंट होता है जहां ब्लड डोनेट होता है डोनर के द्वारा। यहाँ पे एक फ्लेबोटोमिस्ट होता है जो कि आपका ब्लड डोनेशन करवाता है। इसके बाद से आता है रिफ्रेशमेंट रूम। रिफ्रेशमेंट रूम में हम डोनर को थोड़ा रिफ्रेशमेंट मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी वगैरह, ताकि डोनर को थोड़ा रिलैक्स मिल सके डोनेशन के बाद से, और उसका जो फ्लूइड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, वो कॉप अप हो जाए। इसके बाद से आता है टीटीआई रूम, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन रूम। यहाँ पे हम ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं या टेस्टिंग्स करते हैं, जो कि अलाइजा मेथड मोस्ट कॉमनली होता है। अगला डिपार्टमेंट है हमारा कंपोनेंट प्रिपरेशन रो। यहाँ पे हम ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे पीआरबीसी हो गया, एफएफपी हो गया, या क्रायोप्रेसिपिटेट हो गया, ये या प्लेटलेट कंसेंट्रेट हो गया। ये सारे कंपोनेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं कंपोनेंट प्रिपरेशन में। यहीं पे एक और डिपार्टमेंट होता है जिसे कंपोनेंट स्टोरेज रूम कहते हैं। यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हम सेपरेट करने के बाद से उसको स्टोर करते हैं उसके एक्सपायरी डेट तक। जैसे पीआरबीसी हो गया तो उसको हम ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। एफएफपी है तो उसको हम डीप फ्रीजर में स्टोर करेंगे। ऐसे ही अगर प्लेटलेट्स हैं तो प्लेटलेट को हम प्लेटलेट एजिटेटर में स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद आता है रजिस्टर्स एंड डाटा रिकॉर्ड्स इन ब्लड बैंक। चूँकि ब्लड बैंक के डाटा को हमें 5 साल तक एनबीटीसी के गाइडलाइंस के अनुसार मेंटेन करके रखना होता है, इसीलिए इसको स्टोर करना इम्पोर्टेंट होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं ब्लड बैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ब्लड बैंक को अगर डिफाइन करें तो छोटा-सा डेफिनिशन है, ब्लड बैंक कलेक्ट्स, सेपरेट्स, टेस्ट एंड स्टोर ब्लड अंटिल ए पेशेंट नीड्स इट। इसका मतलब ये है कि ब्लड बैंक जो होता है ब्लड को डोनेट करवाता है और उसके कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करता है और उसको स्टोर करके रखता है जब तक कि किसी रेसिपिएंट को नीड ना हो ब्लड की। इसके अलावा बर्नार्ड सैंटस ने 1937 में एक थेराप्यूटिक्स डायरेक्ट किया था, जिसको ब्लड बैंक शिकागो में एस्टेब्लिश भी किया था। इसके अलावा जो ब्लड बैंक में कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली पीआरबीसी, एफएफपी, प्लेटेड कंसंट्रेट या क्रायोप्रेसिपिटेट जनरली देखे जाते हैं। इसके अलावा कभी-कभी हम लोग होल ब्लड भी इशू करते हैं। अब बात करते हैं रिसेप्शन काउंटर की। रिसेप्शन काउंटर, जिसे हम ब्लड इशू काउंटर भी बोलते हैं, यहाँ सबसे पहले ब्लड का रिक्वेजिशन फॉर्म मिलता है और हम रिसीव करते हैं ब्लड के रिक्वेस्ट फॉर्म को और सैंपल पेशेंट को। इसके अलावा जो भी डोनर है या अटेंडेंट है जो डोनर को लेके आया है, उनकी क्यूरीज को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
इसके बाद से हमें यहाँ पे प्रोवाइड होता है ब्लड का स्टॉक, जिससे हम वेरीफाई करते हैं और बताते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की वो अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद डोनर फॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं डोनर को और ब्लड इशू करते हैं। इसके साथ-साथ मेंटेन करते हैं जो भी डाटा होता है ब्लड के इशू करने का, कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं हम रिसेप्शन काउंटर पे। इसके बाद से अगला डिपार्टमेंट है जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आता है, स्क्रीनिंग ऑफ डोनर। डोनर को एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वो एलिजिबल है डोनेट करने के लिए या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम पूछते हैं डोनर से कि आपने पिछली बार डोनेशन कब किया था? 3 महीने के अंदर तो आपने डोनेशन नहीं किया था। अगर 3 महीने के अंदर डोनेशन किया है तो उसको हम टेम्परेरी डेफर कर देंगे। इसके बाद से हम एज चेक करते हैं कि 18 ईयर से अबव है या नहीं, या 65 ईयर से ज़्यादा तो नहीं है डोनर का एज। इसके बाद हम चेक करते हैं वेट। वेट 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए डोनर का। इसके साथ-साथ हम नॉर्मल टेम्परेचर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं जो कि 120/180 नॉर्मली होता है डोनर्स का। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि डोनर को कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ तो नहीं है, साँस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, या कोई हार्ट से रिलेटेड दिक्कत तो नहीं है। अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है तो उसको हम परमानेंट डेफर करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्किन पे कोई टैटू वगैरह तो बनवाया नहीं है, या स्किन पे कोई एलर्जिक साइन सिम्पटम तो नहीं दिख रहे हैं, जैसे रैशेस हो गए, या हम चेक करते हैं कि फ्लेबोटोमी के साइट पे कोई इंजरी का निशान तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, ये सब चेक करते हैं। इसके बाद आता है मेन इसका एचबी लेवल। एचबी लेवल 12.5 से अबव होना चाहिए किसी भी डोनर का ब्लड डोनेट करने के लिए। इसके बाद एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि अगर 45 केजी से 50 केजी के बीच में डोनर का वेट है, तो उसको हम 350 एमएल ही रिकमेंड करते हैं डोनेट करने के लिए। अगर 50 से ज़्यादा है तो 450 एमएल ब्लड भी कलेक्ट किया जा सकता है डोनर से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कब-कब हम डेफ़र करते हैं और कितने टाइम के लिए डोनर को डेफ़र करते हैं। अगर कोई फीमेल डोनर आती हैं, उनका अगर एबॉर्शन हुआ है तो 6 मंथ के लिए हम डेफ़र करते हैं। अगर कोई ऐसा डोनर आता है जिसने अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाया हो ब्लड, तो उसके केस में हम 6 महीने के लिए डेफ़र करते हैं। अगर डोनर को कोई सर्जरी हुई हो, मेजर सर्जरी, तो उसके लिए आपको 12 मंथ के लिए डेफ़र करते हैं। अगर टाइफाइड फ़ीवर आ रहा हो, तो क्योर होने के 12 मंथ बाद तक हम उसको डेफ़र करते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि डोनर को मलेरिया तो नहीं है। अगर मलेरिया है तो क्योर होने के 3 मंथ तक हम उसको डेफ़र करेंगे। अगर डोनर ने कोई टैटू बनवा रखा हो, तो इस केस में हम 6 महीने के लिए डेफ़र करते हैं। अगर कोई फीमेल है, उन वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं चाइल्ड को, तो हम इस केस में 12 मंथ तक डेफ़र करते हैं। अगर कॉलेरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, कोविड वैक्सीनेशन इत्यादि हुआ है, तो हम 15 डेज़ के लिए डेफ़र करते हैं। अगर रेबीज़ का वैक्सीनेशन हुआ है, तो 1 साल के लिए डेफ़र करते हैं। अगर हेपेटाइटिस है, या फैमिली या किसी क्लोज़र को हेपेटाइटिस हुआ है, तो इस केस में हम 12 मंथ के लिए डेफ़र करेंगे। अगर हेपेटाइटिस का वैक्सीन लिया है, तब भी हम 1 साल के लिए डेफ़र करते हैं डोनर को। इसके बाद से आता है कि कब हम परमानेंटली डेफ़र कर देते हैं कि कभी आप डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर इतने सारे केसेस हो, जैसे कैंसर है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया हो गया, या अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है, या डायबिटीज़ है जो कि कंट्रोल में नहीं है, या हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, या क्रोनिक नेफ्राइटिस है, तो इन सारे केसेस में हम डेफ़र करते हैं परमानेंटली। यानी ब्लड डोनेट रिकमेंड करते हैं कि कभी ना करें, क्योंकि वो डोनेटेड ब्लड हमारे किसी काम का नहीं होता है, वो हमें डिस्कार्ड करना होता है। इसके अलावा अगर डोनेट करते हैं तो इसमें डोनर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी भी आ सकती है। अगला है डोनर काउंसलिंग रूम। यहाँ पे डोनर काउंसलर होता है जो कि अगर डोनर हेजिटेट कर रहा है या डर रहा है डोनेट करने से, तो उसको इंश्योर कराता है कि डोनेशन करने से क्या-क्या फ़ायदे हैं, या डोनेट करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ़ मेंटेन करते हैं। इन सारी चीज़ों पर डिस्क्लोज़ करता है डोनर काउंसलर डोनर से, ताकि डोनर डोनेट करने के बाद कोई हेजिटेट ना करें, और कोई भी क्यूरी होता है तो उसको डोनर काउंसलर सॉल्व करता है। इसके बाद से बात करते हैं सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रूम की। जैसे कि नाम है सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रूम, यहाँ पे हम एंटीजन एंटीबॉडी की टेस्टिंग करते हैं। और जो सेरम होता है
पेशेंट का या डोनर का प्लाज्मा होता है उससे हम क्रॉस मैच करते हैं और इसके साथ-साथ एवीओ ब्लड ग्रुपिंग भी करते हैं। एवीओ ब्लड ग्रुपिंग हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले तो फॉरवर्ड करते हैं, दूसरा रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के लिए कन्फर्मेशन होता है, जिससे कन्फर्म हो जाता है ब्लड ग्रुपिंग। और इसके अलावा रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग करने से हमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप का भी पता चल जाता है। जितने भी ओ नेगेटिव केसेस आते हैं, उनको अवश्य ही उन लोगों को रिवर्स ग्रुपिंग करना चाहिए। इसके बाद से क्रॉस मैचिंग करते हैं हम सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रूम में। क्रॉस मैचिंग 2 तरह से कर सकते हैं। पहला होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। इन दोनों मेथड्स को हम या तो ट्यूब मेथड से कर सकते हैं या स्लाइड पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि सीरोलॉजिकल रूम में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है सीरोलॉजी लैब में। तो इसमें टेस्ट ट्यूब होते हैं, ग्लास स्लाइड्स होते हैं, ड्रॉपर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, एंटी-सीरा कई तरह के होते हैं, जैसे एंटी-ए हो गया, एंटी-बी, एंटी-डी, जिसको एंटी-ओ भी बोलते हैं, एंटी-ए भी होता है। इसके बाद एंटी-एच या एएचजी जिसको बोलते हैं, एएचजी भी होता है। इसके साथ-साथ सीजर होता है, थॉइंग बाथ होता है, वाटर बाथ हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है और वी-वॉक्स होता है, जिसपे हम सारे रिएक्शंस करा के स्लाइड्स पे देखते हैं। इसके बाद से बात करते हैं डोनेशन रूम की, जहाँ पे ब्लड का डोनेशन कराते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होती है। यहाँ पे पहले स्टरलाइज़ेशन ट्रे होता है, जिसमें हम स्टरलाइज़्ड कॉटन स्वैब्स को रखते हैं। उसके बाद से होता है डाइमेथाइलेटेड स्पिरिट। इसका काम होता है डिसइंफेक्ट करना स्किन को, जहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करने वाले हैं। या पोविडिन, आयोडीन, ये भी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। इसके बाद से कॉटन गेज या स्वैब्स होते हैं। इसके अलावा आर्टरी फॉरसेप्स होते हैं, टॉर्निक्विट्स होते हैं और ब्लड कलेक्शन मॉनिटर होता है, जिसको बीसीएम बोलते हैं। ये जितने देर तक ब्लड का कलेक्शन होता है या फ्लो होता है, उसको मॉनिटर करता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है या ब्लड फ्लो स्लो तो नहीं हो रहा है या ब्लड का डोनेशन स्टॉप तो नहीं हो गया है। इसके अलावा डोनेशन काउच होता है, जिस पे हम डोनेशन कराते हैं, डोनर को लेटाते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में। इसके बाद से बात करते हैं कि कैसे ब्लड को कलेक्ट करते हैं। प्रोसीजर ऑफ फ्लेबोटॉमी। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेबोटोमिस्ट को कलेक्ट करने के लिए ब्लड, सबसे पहले यूनिट फ्रॉम द डोनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लेबोटोमी साइट। जो भी फ्लेबोटोमिस्ट होता है वहाँ पे, वो प्रिपरेशन साइट को, जहाँ पे हम फ्लेबोटोमी करने वाले हैं या ब्लड कलेक्ट करने वाले हैं, उस साइट को प्रिपेयर करना होता है। इसके लिए हम विजुअलाइज करते हैं वेन्स को कि वेन प्रॉपर दिख रही है या नहीं। हम मेनली मीडियल कुबाइटल वेन को प्रेफर करते हैं डोनेशन कराने के लिए, क्योंकि इसमें फ्लो प्रॉपर होता है। वेन को इंस्पेक्ट करने के बाद हम टर्निक्विट को अप्लाई करते हैं जस्ट 3 से 4 इंचेस एबव एंटीक्यूबाइटल एरिया, जहाँ यानी जो एल्बो आपका होता है, जहाँ पे एल्बो आपका फोल्ड होता है, वहाँ से जस्ट 3 से 4 इंच एबव हम सेलेक्ट करते हैं और टर्निक्विट को अप्लाई करते हैं। टर्निक्विट का प्रेशर इतना अप्लाई करते हैं कि जैसे 40 टू 60 mmHg प्रेशर हो। इसके बाद से हम डोनर को ग्रिपर बॉल देते हैं और उसको पुश करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद से हम डिसइंफेक्ट करते हैं स्पिरिट से या पोविडिन आयोडीन से। इसके बाद से इसको डिसइंफेक्ट करने का जो तरीका होता है, पहले जहाँ हमें कलेक्ट करना है वेन, जहाँ पर्चर करना है, वहाँ पे ऐसे रखते हैं कॉटन स्वैब को और इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं और लगभग 3 सेंटीमीटर्स के आसपास एरिया को हम डिसइंफेक्ट करते हैं। इसके बाद से थोड़ा वेट करते हैं कि जो हमने अप्लाई किया है डिसइंफेक्टेंट, वो क्लियरली ड्राई हो जाए। उसके बाद से हम इंसर्ट करते हैं निडल को वेन के डायरेक्शन में और माइक्रोपोन्स से निडल को फिक्स कर देते हैं और तुरंत ही हम बीसीएम को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही बीसीएम स्टार्ट होता है, वो ब्लड को मिक्स करना स्टार्ट कर देता है और ब्लड कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तब बीसीएम आवाज़ देने लगता है, साउंड देने लगता है और हमें पता चल जाता है कि 350 ml या 450 ml जो भी हमने सेट किया है, वो डिज़ायर्ड अमाउंट ब्लड का कलेक्ट हो गया है। उसके बाद से जो बीसीएम होता है, ऑटोमेटिकली ट्यूब को बंद कर देता है, जिससे ओवरफ्लो नहीं होता है ब्लड का। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि टर्निक्विट को रिलीज़ करते हैं और नीडल को रिमूव करते हैं कॉटन स्वैब उस नेट पंक्चर साइट पे रखते हुए। उसके बाद से डोनर को हम बोलते हैं कि आप
अपने एल्बो को फ़ोल्ड कर लें और 5 से 10 मिनट के लिए फ़ोल्ड करके रखें। उसके बाद से हम क्या करते हैं, नीडल को नीडल कटर से कट करके अलग करते हैं और ट्यूब्स को सील करके हम स्टोरेज रूम में प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीटीआई रूम की, ट्रांसफ्यूज़न ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एग्ज़ामिनेशन रूम का। यहाँ पे हम वायरल मार्कर्स मेनली चेक करते हैं एलाइजा मेथड के द्वारा, ताकि जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं या इश्यू कर रहे हैं रेसिपिएंट के लिए, वो सेफ़ है या नहीं, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं कैरी हो रहा है। इसके लिए हम बात करें एचबीएसएजी की, तो ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है, जो कि एलाइजा मेथड के द्वारा टेस्ट किया जाता है। ये एलाइजा का पूरा प्रोसीजर है। ये टीटीआई रूम में हम लोग टेस्ट करते हैं एलाइजा मेथड के द्वारा। इसके बाद से हम बात करते हैं एचआईवी प्रोटोकॉल की। तो एचआईवी का ये प्रोटोकॉल होता है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। उसके बाद से एचसीवी टेस्ट होता है, जो कि एलाइजा से होता है टीटीआई एग्जामिनेशन में। इसके बाद से बात करते हैं कंपोनेंट प्रिपरेशन रूम की, जहाँ पे हम ब्लड का अलग-अलग कंपोनेंट्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे ट्यूब सीलर हो गया, लेमिनार एयर फ्लो हो गया, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज हो गया। ये एक तरह का सेंट्रीफ्यूज होता है जिसमें फ्रीजर भी लगा होता है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके बाद से आता है प्लाज्मा एक्सप्रेसर। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल होता है, जिससे हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद से होता है डबल पेन वेइंग मशीन। ये दोनों एक ही चीज़ होता है, जो जैसे आप लोग बैलेंस देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वैसे ही होता है। ये डबल पेन होता है, जिसमें एक साथ 2 बैग्स को रख के हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद से होता है क्रायो प्रेसिपिटेट थाइंग बाथ। यहाँ पे हम जो फ्रिज डीप फ्रीजर में रखते हैं प्लाज्मा या क्रायो प्रेसिपिटेट, उसको थॉ करते हैं या नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट कराते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद से डबल बैग और ट्रिपल बैग विथ सेगम सॉल्यूशन। इसके बाद से यहाँ पे डबल बैग या ट्रिपल बैग्स होते हैं, जो कि सेगम सॉल्यूशन के साथ रहते हैं और उसमें कलेक्ट होता है ब्लड। उसके बाद से जो डिटेल्स होते हैं, कंपोनेंट रजिस्टर एक होता है कंपोनेंट रूम में, वो मेंटेन करना होता है हमें। उसमें हम लोग कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे डेट एंड टाइम ऑफ सेपरेशन। जैसे आपने कोई भी कंपोनेंट किसी भी यूनिट नंबर का बनाया, उसका आपको डेट और टाइम मेंशन करना होता है रजिस्टर में। उसका पर्टिकुलर यूनिट नंबर मेंशन करना होता है रजिस्टर में। किस टाइप का आपने ब्लड बैग यूज़ किया था, डबल बैग था, ट्रिपल बैग था, या होल ब्लड के लिए सिंगल बैग था, या क्वाड्रुपल बैग था, ये हमको लिखना होता है। उसके साथ-साथ वेट क्या था, होल ब्लड का या डिफरेंट कंपोनेंट्स का, वो हमें मेंशन करना होता है वहाँ पे। इसके साथ-साथ एक्सपायरी क्या है, अलग-अलग कंपोनेंट्स का, जैसे पीआरबीसी का 42 डेज़ होता है, सेगम के साथ से प्लाज़्मा का होता है 1 ईयर के लिए, प्लेटलेट्स का 5 डेज़ के लिए, तो वो हमें मेंशन करना होता है। उसके बाद से टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज एंड स्पिन यूज़। जैसे सेंट्रीफ्यूज में सॉफ्ट स्पिन एंड हाई स्पिन होता है, उसको हमें मेंशन करना होता है। उसके बाद से ब्लड ग्रुप एंड सेरोलॉजी कोड जो होता है, वो हमें मेंशन करना होता है कंपोनेंट रजिस्टर। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स को स्टोर कैसे करते हैं या प्रिपेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे होता है डीप फ्रीजर, ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, जिसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद से होता है प्लेटलेट एजिटेटर, लेमिनार एयर फ्लो, ट्यूब सीलर, क्रायोफ्यूज, जिसको रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज भी बोलते हैं। उसके बाद से होता है स्ट्रिपर। उसके बाद से वेइंग मशीन, ईटीसी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद से बात करते हैं कि कंपोनेंट्स को हम स्टोर कितने टेम्परेचर पे कितने दिन के लिए कर सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे आपको पीआरबीसी अगर स्टोर करना है, तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में इसको स्टोर करते हैं, जिसका लाइफ स्पेन लगभग 42 डेज होता है। ये एक्चुअली इन विट्रो होता है। इन विवो अगर बात करें बॉडी के अंदर, तो आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज के आसपास होता है। अगर एफएफपी की बात करें, तो एफएफपी का -40 से -80 डिग्री सेल्सियस पे इसको डीप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। इसका लाइफ स्पेन 1 साल से लेके 10 ईयर तक होता है। इसके बाद से बात करें प्लेटलेट्स की, तो इसका
टेम्परेचर होता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, जिसको स्टोर करते हैं हम लोग एजिटेटर में। एजिटेटर क्या करता है, प्लेटलेट्स बैग को कंटिन्यूअसली एजिटेट करता रहता है या सेक करते रहता है, जिससे प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं होते हैं। उसके बाद से जो क्रायो प्रेसिपिटेट होता है उसको -18 डिग्री सेल्सियस पे हम डीप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्टर्स और डाटा रिकॉर्ड्स का जो मेंटेन करना होता है हमें ब्लड बैंक में। क्योंकि जो भी रजिस्टर्स या जो भी वर्क हम परफॉर्म करते हैं ब्लड बैंक्स में, उसका रिकॉर्ड हमें 5 साल तक मेंटेन करना होता है। इसलिए हम लोग सारे रजिस्टर्स को वेल मेंटेन रखते हैं। कुछ रजिस्टर्स के नाम है जैसे मास्टर स्टॉक रजिस्टर। इसमें हमने कितने डोनेशन कराए हैं, कौन से टाइप का कंपोनेंट प्रिपेयर हो रहा है, ये सारे रिकॉर्ड्स इसमें होते हैं। इसमें एलाइजा का भी एंट्री होता है। जो भी एलाइजा का रिपोर्ट आता है नेगेटिव आता है तो नेगेटिव भरते हैं, अगर